तिवारी एकेडमी में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित में पाठ 1 वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.1 हल करेंगे। इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो 140 दिया गया है। 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए इसे हम अभाज्य नंबरों से, अभाज्य नंबर मतलब 2, 3 जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनसे हम भाग करेंगे। और फिर देखें कैसे। इनकी सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि हम छोटे से बड़ा करें, जो हमें समझ में आए उससे भाग कर सकते हैं हम। जैसे यहाँ 5 से भी भाग कर सकते हैं चाहे पहले, या 2 से भाग करेंगे हम। सबसे पहले 2 से भाग किया इसको, तो देखो 2 सत्ते 14, 0 ऐसे ही आ गया। फिर 2 से किया, 2 3 6, 2 5 10। अब ये 2 से भाग नहीं होगा तो इसे हम करते हैं 5 से भाग, तो ये आ गया 5 सत्ते 35। और ये 7 से भागो, 7 एकम 7। तो इस तरह से 140 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे। वो क्या आएंगे, देखो 2 यहाँ 2 बार है, तो 2 की घात 2 गुणा में 5 गुणा में 7, ये इसका उत्तर आ गया है। अब हम देखते हैं इसके दूसरे भाग को। दूसरा भाग है 156। 156 को भी बिल्कुल ऐसे ही भाग करते हैं हम। 156 पहले 2 से भाग करते हैं, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 6 आया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कट जाएगा, 2 से भाग किया, 2 3 6, 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से भाग करेंगे हम। 3 एकम 3, 3 3 9, और 13 खुद अभाज्य संख्या है इसलिए 13 एकम 13। तो इस तरह से 156 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। देखो 2 की घात 2, 2 की घात 2 आ गई, 3 की घात 1 और 13 की घात 1। इस तरह से ये इसका हल आ गया। इसका तीसरा भाग, देखो तीसरे भाग के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 38 और 25, 3825। सबसे पहले इसको हम 5 से भाग करते हैं, तो 5 से भाग किया, ये आएगा 5 सत्ते 35, 3 बचा और 2 आ गया 32, मतलब 5 अंक 30, 2 और 5 25 हो गया, 5 पंजे 25। ये फिर से 5 से भाग हो जाएगा। 5 से किया, 5 एकम 5, यहाँ 2 बचेगा, 5 पंजे 25 और 1 बचेगा, 5 3 15। अब ये 5 से भाग नहीं होगा, लेकिन देखो 1 और 5 6 और 3 9, तो ये 3 से भाग हो जाएगा। 3 से भाग किया, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। अब ये अभी भी 3 से भाग हो जाएगा क्योंकि 5 1 6 हो रहा है। 3 से भाग किया, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और लास्ट में 17 आ गया। तो देखो इसके अभाज्य गुणनखंड 3825 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। 2 बार 3 आएगा तो 3 की घात 2, और 2 बार 5 आएगा मतलब 5 की घात 2 गुणा में 17, ये आ गया इस तरह से। अब इसी तरह करते हैं हम अगले भाग को। अगला भाग है 5005। देखो 5005 सीधे सीधे 5 से कट जाएगा पहले, तो 5 एकम 5, 2 0 आ गए, फिर 5 एकम 5। अब ये देखो 5 से नहीं कटेगा। अब इसको हम भाग देते हैं अगली संख्या से, तो अगली संख्या हमारे पास है 7 से भागते देखते हैं। देखो 7 एकम 7, 3 बचेगा और ये 30 हो जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचा, 7 3 21, ये 7 से कट गया। अब 7 के बाद अगला नंबर है, इसको देखो ये कटेगा 11 से। 11 से काटा, 11 एकम 11, 11 3 33, और लास्ट में एक अभाज्य संख्या बच गई 13। तो इस तरह से 5005 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 5 गुणा 7 गुणा 11 और गुणा 13। इसका आखिरी भाग है इसका 7429। 7429। देखो ये पहले 2 से तो कटेगा ही नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, फिर 5 से भी नहीं कटेगा, ये इसके बाद 7 से भी नहीं कटेगा। इस तरह हम काटते आएंगे। सबसे पहले 17 से कटेगा। देखो 17 से काटेंगे इसको, तो 17 चौका 68, 4 आ जाएगा, 17 3 51, 3 आ गया, और 17 फिर 7 आ जाएगा। 17 के बाद अगला नंबर है 19। 19 से काटेंगे, 19 से भी एक कट जाएगा, 19 दूनी 38 और 19 3 या 3 बार कट जाएगा, और इस तरह 23 आ गया। 23 तो खुद अभाज्य संख्या है, तो इस तरह इसके 74 29 इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे 17 गुणा 19 गुणा में 23। प्रश्न 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्त और एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए और इनकी जांच कीजिए कि ये दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा में एलसीएम के बराबर है। देखो 26 से पहले यहाँ पे हम 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे अगर हम 26 को 2 से भाग किया, 13 आ गया, और 13 खुद अभाज्य संख्या है तो 2 गुणा 13 मतलब 26 बराबर 2 गुणा 13 आ गया है।
ऐसे निकालते हैं 91 के अभाज्य गुणनखंड, 91 निकालेंगे तो देखो 91 13 से 91 होता है, ये भी डायरेक्ट 7 गुणा 13 कट जाएगा, तो इसे भी हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आ गया 7 गुणा 13। अब महत्तम समापवर्त वो चीज़ होती है HCF जो दोनों में कॉमन हो, तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, ये 13, तो इसका मतलब है जो HCF आया है वो है 13। और LCM क्या होता है, LCM लघुत्तम समापवर्त, मतलब जो कॉमन है उसे तो एक बार लेंगे ही लेंगे और जो कॉमन है उन सबको लेंगे। देखो 2 ऐसे ही आ जाएगा और गुणा में 7। अब इन तीनों को गुणा करेंगे हम, 2 7 और 13 को, तो ये आ जाएगा 182। इस तरह हमने HCF भी निकाल लिया, LCM भी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे LCM और HCF का गुणनफल। देखो LCM और HCF का गुणनफल, HCF गुणा में LCM, इनका गुणनफल निकालेंगे, मतलब 13 गुणा 182। पहले इनका गुणनफल निकालेंगे और इनका गुणनफल आएगा 23 2366। अब हम निकालेंगे इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, मतलब 26 गुणा में 91। देखो 26 गुणा 91 करें, ये भी 2366 आ जाएगा, अर्थात ये इसके बराबर आना ही चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब हमने कोई गलती की है। तो इस तरह से HCF गुणा में LCM बराबर 26 गुणा में 91, हमें यही सत्यापित करना था। इसका दूसरे भाग में 510, पहले हम 510 से गुणनखंड करते हैं। 510 2 से भाग किया इसको, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, ये आ जाएगा। अब ये 2 से भाग नहीं होगा, इसे 5 से भाग करते हैं, 5 पंजे 25, 5 एकम 5। अब देखो 5 और 1 6, ये 3 से भाग हो जाएगा, 17 3 51, और ये 17 अभाज्य गुणनखंड है। अर्थात इसके जो गुणनखंड आएंगे 2 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 17। अब निकालते हैं 92 के, मतलब 92 के, इसके गुणनखंड निकालते हैं। 2 से भाग किया, 2 चौक 8 और 2 छिंग 12, फिर 2 से भाग किया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 3 6, और 23 तो अभाज्य गुणनखंड है, 23 एकम 23। इस तरह से 92 के जो आएंगे, यानी 92 के जो आएंगे, 2 की घात 2 गुणा में 23। अब इसका निकालते हैं HCF। HCF मतलब महत्तम समापवर्त। देखो महत्तम में जो कॉमन होगा वो आएगा, यहाँ देखो 2 है और यहाँ भी 2 है, तो कॉमन क्या है, सिर्फ एक घात, सिर्फ 2। अब हम निकालेंगे अगर LCM इसका, LCM में जो कॉमन है उसकी बड़ी घात ली जाती है, यानी कि 2 की घात 2 आएगा और उसके अलावा जो कॉमन है वो सब आ जाएंगे, मतलब 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 17 भी आएगा और 23 भी आएगा। अगर इन सबको हम आपस में गुणा कर देते हैं, इन तीनों सभी संख्याओं को, तो ये आ जाएगा 23,460, 23,460। अब हमें निकालना है कि LCM और HCF का गुणा, मतलब HCF गुणा में LCM बराबर क्या आएगा। देखो 23,460 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे, मतलब 2 गुणा 23,460, तो देखो कितना आएगा, 0 6 दूनी 12, 2 चौक 8 1 9, और यहाँ 2 3 6, 2 दूनी 4, 46,920। अब हम निकालेंगे दोनों संख्याओं गुणनफल, मतलब 510 गुणा में 92, वो भी सेम यही संख्या आएगी, 46,920। इस तरह से दोनों बराबर ही आएंगे। इसका तीसरा भाग 336 और 54। पहले हम 336 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 336, इसे 2 से काटा तो 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग किया, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटा, 3 सत्ते 21, और ये 7 एकम 7, अर्थात 336 के जो गुणनखंड आएंगे, देखो 2 कितनी बार आए इसमें, 4 बार, तो 2 की घात 4 आ गया, गुणा में 1 बार 3 और 1 बार 7। इस तरह हम 54 करते हैं, 54 के गुणनखंड। देखो 54 को 2 से काटा तो ये आ गया, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अभी 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटा, 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, मतलब 2 गुणा में 3 की घात 3। अब इसका HCF निकालते हैं अगर हम, HCF मतलब महत्तम। देखो महत्तम में देखो यहाँ 2 और 3 दोनों ही कॉमन है, लेकिन कितनी घात कॉमन है, 2 में सिर्फ 1 घात कॉमन है और 3 में भी 1 घात कॉमन है। जब हम महत्तम समापवर्त निकालते हैं उस केस में
हम जो दोनों की घात होती है छोटी वाली घात को लेते हैं हम, क्योंकि कॉमन छोटी वाली घात है। लेकिन अगर हम लघुत्तम समाप्त निकालते, मतलब एलसीएम निकालते, तो बड़ी घात को लेते। जैसे यहाँ 2 की घात 4 लेते और 3 की घात 3 लेते। तो देखो यहाँ लघुत्तम इसका आ गया, महत्तम समापवर्त आ गया 6, लघुत्तम निकालेंगे 2 की घात 4, 3 की घात 3 और ये 7। इन तीनों गुणा कर देंगे हम, इनको गुणा करके क्या आएगा 3024। अब इस तरह हमारे पास महत्तम भी आ गया, लघुत्तम भी आ गया। महत्तम और लघुत्तम को गुणा करते हैं आपस में हम, HCF गुणा में LCM, मतलब 6 गुणा में 3024। इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये आएगा 18144। और अब उन दो संख्याओं को गुणा करेंगे हम, 336 को 54 से गुणा करेंगे तो फिर यही आएगा 18144। ये संख्या इसके बराबर आएगी और यही हमें सत्यापित करना। प्रश्न 3, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के LCM और HCF ज्ञात कीजिए। LCM मतलब लघुत्तम समापवर्त, HCF महत्तम समापवर्त। तो यहाँ देखो 12 दिया हुआ है, पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं हम। 12 को किया 2 से किया, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। बिल्कुल ऐसे ही हम पहले निकालते हैं 15 का भी, 3 से किया, 3 5 15 और 5 ऐसे ही आ गया। और 21 का भी निकाल लेते हैं हम, 21 किया, 3 7 21 और 7 1 7। अब देखो 12 का जो गुणनखंड आया 2 बार 2 आया है, मतलब 2 की घात 2 गुणा में 3। 15 का आया है 3 गुणा में 5। और उसके बाद तीसरा है हमारे 21 आया 3 गुणा में 7। जो हमारा HCF होता है, HCF जो तीनों में कॉमन होगा, इन तीनों में जो कॉमन आएगा, अगर मान लो तीनों में कॉमन भी है और उनकी कुछ घात भी है तो जो छोटी घात होगी वो ली जाएगी। देखो तीनों में कॉमन, यहाँ 2 तो है लेकिन बाकी दोनों में नहीं है। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी और यहाँ भी है, और सब जगह 3 की घात 1 है, तो अर्थात इसका HCF 3 आ जाएगा। अब निकालते हैं हम LCM। LCM में जो कॉमन है वो तो आएगा ही आएगा, और कॉमन की बड़ी घात होती है। वैसे तो यहाँ सबकी घात 1 ही है, और बाकी जो कॉमन नहीं वो सब आएगा। 2 की घात 2, 5 और 7, इन सबको आपस में गुणा कर देते हैं हम। गुणा करके आएगा 420। तो देखो LCM भी आ गया, HCF भी आ गया। इसका भाग 2, देखो इसमें दिया 17। 17 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है, तो 17 गुणनखंड क्या आएगा 1 गुणा में 17। 23 भी ऐसी अभाज्य संख्या है, तो 1 गुणा में 23 आ जाएगा। और 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो 1 गुणा में 29। अब देखो तीनों संख्याओं को देखो, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ एक कॉमन है। तो इसका जो HCF आएगा, इसका HCF आ जाएगा 1। और LCM क्या होगा, देखो क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो सारी संख्या ऐसी है, 17 गुणा में 23 गुणा में 29। इन तीनों को आपस में गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 11339। 11339, ये हमारा LCM आ जाएगा। और अगली संख्या को देखते हैं हम, अगले भाग को। अगले भाग में दिया है 8। देखो 8 के गुणनखंड करते हैं, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, मतलब 8 में 2 की घात 3 आ जाएगा। 9 3 गुणा 3 होता है, मतलब 3 की घात 2। और 25 होता है 5 की घात 2। अब देखो इन तीनों में कुछ भी तो कॉमन नहीं है, तो जो इसका HCF आएगा, HCF मतलब महत्तम समापवर्त, वो 1 आएगा, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो महत्तम 1 होता है, और जो लघुत्तम LCM है इनका आपस में गुणनफल आ जाएगा, तीनों का ही गुणनफल, क्योंकि आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 8 गुणा में 9 गुणा में 25 हम ऐसे लिख देंगे। चाहे तो ये लिख सकते हैं 2 की घात 3, 3 की घात 2 गुणा में 5 की घात 2। इन तीनों गुणा करेंगे, 25 चौका 100, चौक 400, 4 निम 36, इन्हें 18 आ जाएगा, इसका 1800। प्रश्न 4, HCF हमें दिया है 306 और 657 का 9, और LCM निकालना है हमें इसका LCM ज्ञात करना है। देखो हमें पहले ही पता होता है कि LCM गुणा में HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। A और B, हमारी ये A है और ये B है, तो इसी फॉर्मूले को यानी इसी सूत्र को प्रयोग करके हम LCM निकाल सकते हैं कि LCM बराबर A गुणा B बटे में HCF। देखो A कितना है 306 और ये 657,
बटे में HCF हमें दिया हुआ है 9। अब इस 9 से इसको भाग कर देते हैं हम। 9 एक कम 9, 9 से काटेंगे इसको तो देखो 9 चौक 36, यानी कि 9 तियाँ 27, 27 और 3 30, 3 बचेगा और फिर 9 चौक 36। यह आ गया 34 गुणा में 657। इन दोनों को आपस में गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 22,338। प्रश्न 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखो, कोई भी संख्या अगर 0 पर समाप्त होती है तो उसके लिए ये जरूरी है उसमें 2 और 5 इन दोनों के गुणनखंड होने चाहिए। कोई भी संख्या ले लो, मान लो 100 है, ये 0 पर समाप्त हो रही है ना, ये 2 से भी भाग होगी और 5 से भी भाग होगी। या 110 है, ये भी देखो 0 और 5 से। अगर 111 लेते हैं तो कोई भाग नहीं होगी। 112 लेते हैं, ये देखो 0 समाप्त नहीं हो रही कि 2 से भाग हो रही, 5 से नहीं हो रही। जो संख्या 2 और 5 दोनों से भाग होगी वही 0 पे समाप्त हो सकती है, क्योंकि 2 गुणा 5 10 होता है और 10 में 0 आता है। तो यहाँ पे हम पहले 6 के गुणनखंड करते हैं। 6 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम तो 2 गुणा 3 आएगा। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से हमें यह पता लगता है कि गुणनखंड 2 गुणा 6 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या के गुणनखंड अद्वितीय होते हैं, सिर्फ उनका ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है। मतलब 2 गुणा 3 हो सकता है या 3 गुणा 2 हो सकता है, पर यह नहीं कि संख्या बदल जाएगी। और इस गुणनखंड के अनुसार इसमें 5 नहीं है। देखो 6 के गुणनखंड में हम लिख सकते हैं 6 के गुणनखंड में 5 नहीं है, इसलिए 6 की घात n किसी भी n के लिए 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। देखो ये आगे भी काम आएगा तुम्हारे कि वही संख्या 0 पर समाप्त होगी जिसमें 2 गुणा 5 दोनों है। प्रश्न 6, व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमें बताना है ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखो, अभाज्य संख्याओं का गुण होता है उसके सिर्फ 2 ही भाजक होते हैं, एक 1 और एक वो खुद संख्या। 2 के अलावा कोई भाजक नहीं होते। अगर दी गई संख्याओं में, पहली और दूसरी संख्या में हम ये सिद्ध कर दें इसके 2 से ज़्यादा भाजक हैं इनके, तो इसका मतलब ये भाज्य संख्याएं हैं। हम पहली संख्या को लेते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब देखो इन दोनों में 13 यहाँ भी और यहाँ भी, 13 को हम बाहर निकाल सकते हैं। अंदर आएगा 7 गुणा 11 प्लस 1, क्योंकि यहाँ से 13 कॉमन ले लिया है। अब इस संख्या में देखो 1 2, एक ये खुद संख्या और एक 1, 4 इसके भाजक हैं। यानी इस संख्या को अगर हम a मान लेते हैं तो हम लिख सकते हैं ना कि a के 4 भाजक हैं, कम से कम 4 भाजक हैं। और 4 भाजक कौन कौन से हैं, एक 13 है, एक 7 गुणा 11 कितना होगा 77 प्लस 1 78 लिख लेंगे, एक लिखेंगे 1 और एक खुद a, तो ये 4 भाजक हैं। मतलब 2 से अधिक भाजक है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। और बिल्कुल ऐसे इसको भी सिद्ध करेंगे। देखो 5 यहाँ और 5 यहाँ है, 5 को हम कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो यहाँ बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। और फिर लिखेंगे, मान लो ये संख्या b है, b के 2 से अधिक भाजक हैं, एक भाजक 5 है, एक भाजक 1 है, क्योंकि एक सबका होता है, एक भाजक b है। चाहो तो इसको भी लिख दो कि एक भाजक ये भी है। इस तरह ये b संख्या भी एक भाज्य संख्या है। प्रश्न 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखो मान लो ये वृत्ताकार पथ है। अब यहाँ से सोनिया चलती है, सोनिया भी ऐसी चलेगी और रवि भी ऐसे चलेगा, ये रवि भी ऐसे चलेगा। तो सोनिया एक चक्कर लगाएगी 12, यहाँ पे दिया 18 मिनट में, जबकि रवि 12 मिनट में लगाएगा। मतलब जब रवि चक्कर लगा चुका होगा तो सोनिया कहीं यहाँ कहीं होगी, पीछे ही होगी, क्योंकि सोनिया देर में लगा रही है चक्कर। अर्थात रवि जब 2 चक्कर लगाएगा तब सोनिया 1.5 चक्कर ही लगा चुकी होगी। तो हमें वो समय निकालना है, मतलब वो संख्या निकालनी है जो जिससे 18 और ये 12 दोनों विभाजित हो जाएं।
मतलब वो समय निकालना है जिसको 18 या 12 से विभाजित करने पर दोनों कट जाएं। तो देखो उसके लिए क्या करते हैं, हम लघुत्तम समापन निकालते हैं, एलसीएम। 18 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं अगर हम 18 के, तो देखो 2 निम 18, 3 3 9 और 3 एकम 3, मतलब 18 करेंगे 2 गुणा में 3 की घात 2। और ऐसे अगर हम 12 के करते हैं तो देखो 12 के आएंगे, 12 करेंगे 2 चौक 12, 2 छंग 12, 2 3 6 और 3 आ जाएगा, मतलब 2 की घात 2 गुणा 3। अब अगर इनका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो कॉमन होता है उसकी बड़ी घात लेते हैं। यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 की घात 2 आ गया, और 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 3 की घात 2, जो बड़ी घात वो होगी। 2 की घात 2 4 और यहाँ 9, तो यानी 36। इसका मतलब है 36 ऐसी संख्या है जिसको 12 भी भाग कर सकता है पूरा पूरा, और 18 भी। देखो 12 दूनी 36 और 18 दूनी 36। इसका मतलब 36 मिनट के बाद वो दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान में मिलेंगे। तब तक देखो ये कौन, रवि है, रवि 12 थी, रवि से अगर 36 को हम भाग करते हैं, 36 को 12 से भाग करते हैं, इसे 12 से भाग करते हैं, 3 आएगा। मतलब तब तक रवि 3 चक्कर लगा चुका होगा ऐसे, और सोनिया ने 18 दूनी 36 2 चक्कर लगाए होंगे, लेकिन मिलेंगे वो अपने प्रारंभिक स्थान पे।